अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू MLT वाइब्स विद फा। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक पर, जिसका नाम है आयरन मेटाबॉलिज्म। ये टॉपिक ना सिर्फ MLT स्टूडेंट्स के लिए क्रूशियल है, बल्कि आयरन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को समझने के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और हर कंसेप्ट को सिंपल और क्लियर वे में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयरन होता क्या है। व्हाट इज़ आयरन? आयरन इज़ ए ट्रेस एलिमेंट इन द बॉडी। आयरन एक ट्रेस एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में छोटी या थोड़ी सी क्वांटिटी में मौजूद होता है, लेकिन इसका रोल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट कैन स्विच बिटवीन टू स्टेट्स, फेरस एंड फेरिक फॉर्म। ये जो आयरन होता है ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक फेरस जिसको हम Fe2+ कहते हैं और एक होती है फेरिक फॉर्म जिसको Fe3+ कहते हैं। इसका हम देखेंगे कि आगे इनमें डिफरेंस क्या है Fe2 में और Fe3 में। मेजर जो डिफरेंस है वो देखेंगे। एक डिफरेंस तो इनमें ये भी है कि जो फेरस फॉर्म होती है Fe2+ वो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, जबकि जो फेरिक फॉर्म होती है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है जिसको Fe3+ कहते हैं। कैरी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन। आयरन जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन बॉडी, फ्री आयंस कैन कॉज हार्मफुल रिएक्शंस, टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स। बॉडी कीप्स फ्री आयरन लेवल्स वेरी लो टू प्रिवेंट डैमेज। आयरन का जो एक मेजर काम है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाना है और ये रिडॉक्स रिएक्शंस भी करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। इसके अलावा अगर आयरन जो है फ्रीली सर्कुलेट करेगा हमारे ब्लड में तो ये टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स बना सकता है जो सेल्स को डैमेज करते हैं। इस वजह से ये बॉडी आयरन जो है वो टाइटली रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी में जो आयरन रेगुलेट कर रहा होता है वो बाउंड होता है टाइटली, जो क्या कह सकते हैं कि क्लोज्ड फॉर्म में जो है वो रेगुलेशन हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर आयरन की, ताकि क्या किया जा सके, डैमेज को प्रिवेंट किया जा सके। फ्री आयरन जो होता है या अनबाउंड आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी में माइन्यूट थोड़ी क्वांटिटी में होता है। अगर हम बात करें कि आयरन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद होता है, वेयर आयरन इज़ फाउंड इन आवर बॉडी, तो जो 70% आयरन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर होता है और मायोग्लोबिन जो होती है उसके अंदर होता है। जो हीमोग्लोबिन होती है वो रेड सेल्स में होती है और वो ऑक्सीजन को क्या करवाती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है हीमोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन होती है ये मसल्स के अंदर होती है ये प्रोटीन, और ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है। 30% जो होता है आयरन वो स्टोर्ड होता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर, जैसा कि लीवर हो गया, बोन मैरो हो गई। उसके अलावा स्प्लीन जो है एज ए फेरेटिन और हीमोसिट्रीन की फॉर्म में आयरन स्टोरिंग प्रोटीन है। ये हीमोसिट्रीन और फेरेटिन उनको स्प्लीन स्टोर करती है। अब हम बात करेंगे आयरन की एब्जॉर्प्शन के हवाले से। आयरन की एब्जॉर्प्शन जो होती है, बॉडी कंट्रोल आयरन लेवल बाय एब्जॉर्बिंग। जो बॉडी है वो आयरन का लेवल कंट्रोल करती है सिर्फ एब्जॉर्प्शन के ज़रिए, क्योंकि प्रॉपर एक्सक्रीशन का इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है आयरन का। नो मैकेनिज़्म टू एक्सक्रिएट एक्सेस आयरन। लूज़ अबाउट 1 mg ऑफ आयरन डेली ड्यू टू सेल शेडिंग एंड थ्रो वेस्ट, यूरिन एंड फीसिस। जो रोज़ाना है वो तकरीबन 1 mg 1 मिलीग्राम आयरन जो है वो लॉस होता है हमारी बॉडी से, एक्सक्रीट आउट होता है। स्किन और GIT जो ट्रैक है उसके सेल्स की लाइनिंग में जो है वो शेडिंग होती है, उसकी वजह से यूरिन और स्टूल के ज़रिए ये एक्सक्रीट आउट होता है। इस वजह से जो है ना एब्जॉर्प्शन जो आयरन की उसका प्रोसेस जो है वो टाइटली रेगुलेटेड होता है, क्योंकि उसका मैकेनिज़्म नहीं है कोई प्रॉपर आयरन के एक्सक्रीट होने का। एक्सेस में क्वांटिटी में अगर हो जाए आयरन, हीमोसिट्रीन फॉर्म में एक्सेस आयरन हो जाए तो वो ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। तो उसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो रेगुलेशन का जो मैकेनिज़्म है उसको टाइटली जो है बाउंडेड फॉर्म में रेगुलेट किया जाता है। अगर हम बात करें कि आयरन की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, आयरन एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, उसकी साइट कौन सी होती है, तो आयरन एब्जॉर्ब्ड इन ड्यूडिनम, जो कि पार्ट है अपर स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट आता है ड्यूडिनम, फिर यूजिनम, फिर इलियम। जो ड्यूडिनम है फर्स्ट पार्ट, जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ पर आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है। आयरन 2 तरह का होता है, हीम आयरन Fe2+ और नॉन हीम आयरन जिसको Fe3+ भी कहते हैं। हीम आयरन जो होता है वो बेसिकली हम मीट से, यानी कि गोश्त से, रेड मीट जो होता है
वाइट मीट जो होता है उनसे हम क्या हासिल करते हैं, बेसिकली रेड मीट से जो है वो हम हीम आयरन कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब, क्योंकि हीम आयरन जो होता है ये मोर इजीली जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन कौन सा होता है? नॉन हीम आयरन आयरन जो होता है वो हम प्लांट से ले सकते हैं, वेजिटेबल्स से ले सकते हैं, सीरियल से ले सकते हैं। तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में मुश्किल से हो रही होती है। वो पहले जो है वो फेरिक फॉर्म से फेरस में कन्वर्ट होता है और फिर बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, जबकि जो हीम आयरन है वो डायरेक्ट फेरस फॉर्म में होता है, वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि नॉन हीम आयरन ऐसा नहीं करता। उसका मैकेनिज़्म टोटली डिफरेंट है हीम आयरन से। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन पाथवे की कि आयरन एब्जॉर्प्शन साइट तो पता चल गई हमें कि ड्यूडेनम में होता है, अपर इंटेस्टाइन का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रही होती है आयरन की, लेकिन उसका पाथवे क्या है, उसका प्रोसेस क्या है? अगर हम उसका पाथवे को समझे तो उसका पाथवे जो है हीम आयरन जो होती है वो डायरेक्टली एंटर करता है इंटेस्टाइन सेल्स के अंदर, जबकि जो नॉन हीम आयरन होती है जिसको हमने फेरिक का नाम दिया Fe3+, वो पहले रिड्यूस किया जाता है Fe2 में, और फिर उसको यूजिंग जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक विटामिन सी वगैरह को यूज़ करके हम उसको नॉन हीम से हीम में यानी कि कन्वर्ट करते हैं, कह लें कि फेरिक फॉर्म को फेरस में कन्वर्ट करते हैं और इसकी एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये फेरस फॉर्म जो होती है Fe2+, इसकी एब्जॉर्प्शन होती है किसके ज़रिए? DMT1 जो ट्रांसपोर्टर है उसके ज़रिए इसकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। उसके बाद जो है आयरन एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में और बाइंड हो जाता है ट्रांसपेरेंट के साथ, और ट्रांसपेरेंट जो है वो फिर डिफरेंट टिश्यूज़ तक ले जाती है। डाइट्री आयरन, हीम आयरन कहाँ से लेते हैं? मीट वगैरह से। नॉन हीम आयरन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, वेजिटेबल्स वगैरह से, ग्रीनी जो होती हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्यूडेनम में होती है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। हीम आयरन एब्जॉर्ब डायरेक्टली, नॉन हीम आयरन रिड्यूस टू फेरस फॉर्म एंड एब्जॉर्ब बाय DMT1 ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इन आयरन बाइंड्स करती है ट्रांसपेरेंट के साथ। ट्रांसपेरेंट जो होती है ये प्रोटीन है जो आयरन की मूवमेंट करवाती है ब्लड के अंदर। उसके अलावा आयरन यूजेज और स्टोरेज यूजेज डिलीवर टू टिश्यूज़। ट्रांसपेरेंट जो होती है वो टिश्यूज़ को डिलीवर कर देती है आयरन को, जैसा कि बोन मैरो फॉर रेड सेल्स प्रोडक्शंस के लिए स्टोरेज कर देती है, स्टोर फेरेटिन की फॉर्म में लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर और बोन मैरो के अंदर। 30% आयरन जो होता है वो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। रेगुलेशन बाय हेप्सिडिन हाई लेवल आयरन। हेप्सिडिन जो है वो इंक्रीज़ कर देती है ब्लॉक आयरन एब्जॉर्प्शन बाय डिग्रेडिंग फेरोप्रोटीन। फेरोप्रोटीन की डिग्रेडेशन करके अब आयरन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आयरन जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। लो आयरन लेवल्स कब होंगे? जब हेप्सिडिन डिक्रीज़ हो जाएगा। हेप्सिडिन ब्लॉक नहीं करेगा आयरन लेवल को। आयरन लेवल अगर ब्लॉक करेगा तो फिर क्या होगा? आयरन लेवल ज़्यादा होगा। अगर वो एक्सक्रीट आउट होने देगा तो फिर वो है लो आयरन लेवल हो जाएगा, हेप्सिडिन डिक्रीज़ हो जाएगी और उसकी जो है वो अब्जॉर्प्शन जो है आयरन की वो ज़्यादा हो जाएगी। रिसाइकलिंग आयरन कैसे करेंगे? फ्रॉम ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं स्प्लीन के अंदर पड़े, उसकी रिसाइकल्ड किया जाता है बाय मैक्रोफेजेस के ज़रिए, और उनको दोबारा जो है वो रिसाइकल करने के बाद रिटर्न कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जो हमने पाथवे और प्रोसेस जो है आयरन का हमने देखा कि बॉडी के अंदर कैसे हो रहा होता है पिछली स्लाइड के अंदर, उसको अब हम डायग्राम की मदद से देखेंगे कि क्या प्रोसेस यानी कि चल रहा होता है डायग्रामेटिकली। सबसे पहले हमने फूड इनटेक किया। फूड में क्या थी? आयरन। आयरन कितनी फॉर्म में होती है? एक हीम फॉर्म में हो सकती थी अगर हमने मीट लिया। अगर हमने वेजिटेबल्स वगैरह प्लांटी फूड्स वगैरह खाए तो उसमें क्या थी? नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो थी फेरस फॉर्म, वो डायरेक्टली हीम ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो थी वो म्यूकोसल फेरेटिन में चली गई। DMT1 ट्रांसपोर्टर जो था उसके थ्रू बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन उसकी स्टार्ट होगी कि कहाँ पर? ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट था। उसके बाद अगर नॉन हीम आयरन थी तो वो किस फॉर्म में थी? फेरिक फॉर्म में। फेरिक फॉर्म डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती तो उसके लिए उसको कन्वर्ट होना था फेरस फॉर्म में। वो सबसे पहले कन्वर्ट हुई फेरस फॉर्म में बाय एजेंट के थ्रू, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू, जैसा कि विटामिन सी वगैरह था। उससे वो क्या हुई? फेरस फॉर्म में आई। फेरस फॉर्म में आने के बाद वो DMT1 ट्रांसपोर्टर जो था वो लेके गया उसको किसके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल्स के पास, ड्यूडेनम के पास। जब वो ड्यूडेनम के पास आई तो उसके बाद उसको कहाँ पर लेके जाया गया? उसको फेरोप्रोटीन में कन्वर्ट किया गया। फेरस फॉर्म को फेरोप्रोटीन में कन्वर्ट करने के बाद वो हेप्सिडिन ने उसको ब्लॉक किया, ठीक है, और उसको लीवर में स्टोर कर दिया। 30% ऑफ आयरन जो है हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है? लीवर के अंदर। उसके बाद उस लीवर ने क्या किया? उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर
डाल दिया, किसको, आयरन को, जो थी बाउंडेड फॉर्म में, और फ्री फॉर्म में दोनों आयरन को जो है उसने ट्रांसपेरेंट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया। अब ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया, अब एक्सेस ऑफ आयरन हो गई, तो उसके लिए सिर्फ एक ही मैकेनिज़्म था, उसके अलावा और कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो शेडिंग होगी, जीआईटी ट्रैक में जो है वो शेडिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स होंगे, जिसकी वजह से 1 mg ओनली आयरन जो है वो हम लूज़ कर पाएंगे 1 mg पर डे। 1 mg वो लॉस होगा तो किसके थ्रू होगा, यूरिन के थ्रू होगा बेसिकली, और फीसिस के थ्रू होगा। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जो हर 28 डेज़ बाद आता है, तो फीमेल्स के अंदर जो है वो इसलिए भी आयरन का लेवल कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, इसलिए उनको चाहिए कि वो ज़्यादा हीम इनटेक करें, ज़्यादा गोश्त वगैरह खाया करें, क्योंकि उनका ऐसे भी लॉस हो रहा होता है आयरन, मेल्स का ऐसे लॉस नहीं होता। अगर हम बात करें सीरम आयरन की, सीरम आयरन, measuring सीरम आयरन अलोन इज़ नॉट वेरी यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन मेटाबॉलिज्म को कहते हैं समझने के लिए सिर्फ सीरम आयरन लेवल को ही मेजर करना हमारे लिए कारआमद नहीं रहता। इट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिंग एंड मैनेजिंग कंडीशन लाइक हेमाटोक्रोमेसिस एंड आयरन पॉइजनिंग। सीरम आयरन लेवल जो है हमें मेजरली जो है वो फ़ायदा देता है हीमोक्रोमेटोसिस में, यानी कि ऑर्गन वगैरह के ऊपर कोई आयरन की जो तय ना जम गई हो, कोई आयरन जो है की वजह से ऑर्गन डैमेज ना हो रहा हो, उसको कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। और आयरन पॉइजनिंग की वजह से जो है कोई ऑर्गन वगैरह डैमेज ना हो रहा हो, तो वो सीरम आयरन लेवल से हम पता कर सकते हैं। सीरम आयरन लेवल्स ऑन देयर ओन हैव लिमिटेड डायग्नोस्टिक वैल्यू, क्योंकि इसकी लिमिटेड डायग्नोस्टिक वैल्यू है तो ये इतना कारआमद नहीं है आयरन मेटाबॉलिज्म पूरे को समझने के लिए। TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मेजर हाउ मच आयरन द ब्लड कैन कैरी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमें बताती है कि हमारे ब्लड के अंदर कितना आयरन जो है वो कैरी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट वो प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर आयरन को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन शोज़ हाउ मच आयरन इज़ एक्चुअली बीइंग ट्रांसपोर्टेड, कि कितना आयरन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बताती है कि कितना कैरी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट बताती है कि कितना ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वेरियस फिजियोलॉजिकल होता है नॉर्मल फंक्शन, और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कि डिजीज़ वाले जो होते हैं फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस आयरन लेवल, कि कौन सी डिजीज़ और कौन से नॉर्मल फंक्शंस की वजह से जो है वो आयरन लेवल इंक्रीज़ हो सकता है या हुआ है, वो हम फाइंड कर सकते हैं किसके अंदर, सीरम आयरन लेवल के अंदर। किस आयरन का लेवल इस वक्त क्या है, हम बेसिकली उसी को इसमें सीरम आयरन लेवल में फाइंड करते हैं। अगर हम बात करें सीरम आयरन के प्रिंसिपल की, कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है, टेस्ट के दौरान जो होता है ट्रांसपेरेंट बाउंड आयरन को निकाल कर फेरस Fe2 बनाया जाता है। फिर ये Fe2+ जो होता है एक क्रोमोजन के साथ कलर बनाता है, और वो क्रोमोजन कौन सा हो सकता है, लाइक बैथोफिनैनोथ्रोलिन और फिरोजोन जो है वो क्रोमोजन के साथ मिलकर ये कलर की प्रोडक्शन करता है। और ये रिएक्शन जो होता है बेसिकली एसिडिक pH पर ही होता है, ये बेसिक pH पर रिएक्शन नहीं हो सकता। कौन सा, सीरम आयरन वाला, ये सीरम आयरन का प्रिंसिपल है। सीरम आयरन की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर वेरी कर रही होती हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो आयरन लेवल सेम नहीं होता, दोनों की HB सेम नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मेल और फीमेल। ये पर्सन टू पर्सन वैल्यूज़ बहुत कम है कि वेरी करें, ये मेल और फीमेल जेंडर बेस्ड जो है वैल्यूज़ वेरी करती हैं। मेल्स के अंदर जो आयरन की नॉर्मल वैल्यू है वो 50 से 160 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है, जबकि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो आयरन की, सीरम आयरन की नॉर्मल वैल्यू है या रेफरेंस रेंज है वो 40 से 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है। अगर हम बात करें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की, जिसको हम TIBC भी कहते हैं, कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो फाइंड करने का प्रोसेस है, सबसे पहले जो है कलेक्ट अ सीरम सैंपल फ्रॉम द पेशेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का सैंपल लेंगे, उसमें से सैंपल में से हम सीरम को सेपरेट करेंगे। अब सीरम और प्लाज्मा में क्या मेजर डिफरेंस है, सीरम जो होता है उसके अंदर हम कोई भी एंटीकोएगुलेंट जो होता है वो यूज़ नहीं करते, वो प्लेन यानी कि रेड वायल जो होती है, प्लेन रेड ट्यूब जो होती है वो हम यूज़ करेंगे, और उसके अंदर कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होगा, उससे हम क्या निकालेंगे, सीरम। जबकि प्लाज्मा जो है, अगर कोई भी एंटीकोएगुलेंट होगा उस वायल के अंदर तो फिर क्या निकलेगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा और सीरम में आपको समझ आ गई होगी कि सीरम के अंदर एंटीकोएगुलेंट
नहीं होता और प्लाज्मा के ब्लड के अंदर जो होता है वो एंटीकोएगुलेंट होता है। अ नाउन क्वांटिटी ऑफ फेरस आयरन इज़ एडिड टू द सीरम सैंपल। जो हमने पेशेंट से सीरम लिया उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, जो हमारे पास नाउन फेरस आयरन था Fe2+ रिजेंट, वो हमने ऐड किया सीरम के अंदर। दिस इज़ डन एन अल्कलाइन मीडियम। वो सीरम आयरन किस में था, एसिडिक मीडियम के अंदर हो रहा, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो हो रही है वो अल्कलाइन मीडियम के अंदर हो रही है, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट बाइंड्स टू ऑल अवेलेबल आयरन साइट्स। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 इज़ एडिड टू द मिक्सचर। उसके बाद पहले से ऐड करने के बाद जब वो ट्रांसपेरेंट के साथ बाइंड हो जाएगी आयरन जो है वो, उसके बाद हम मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड करेंगे उस मिक्सचर के अंदर। दिस रिएक्ट विद एनी अनबाउंड एक्सेस आयरन काजिंग इट टू प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सोल्यूशन। जो कि रिएक्ट करेगी अनबाउंड या एक्सेस आयरन जो बच जाएगा उसके साथ किसने रिएक्ट करना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ने। द मिक्सचर इज सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट द सॉलिड पार्टिसिपेट फ्रॉम द लिक्विड। सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम, उससे क्या होगा, सॉलिड जो प्रेसिपिटेट होगा वो लिक्विड से सेपरेट हो जाएगा। द सुपरनेटेंट लिक्विड जो होगा डेट रिमेन कंटेन द बाउंड आयरन। जो सुपरनेटेंट जो ऊपर वाली तय होगी ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो लिक्विड सा होगा, जो सॉलिड प्रेसिपिटेट था वो तो नीचे रह जाएगा, और जो लिक्विड फॉर्म होगी ऊपर वो उसमें क्या होगा, बाउंड आयरन। अगर हम बात करें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के फार्मूले की, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का जो फार्मूला है TIBC इज़ इक्वल टू UIBC प्लस सीरम आयरन। UIBC है अनबाउंड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। जो अनबाउंड आयरन होता है उसको बाइंड करने की ब्लड के अंदर कैपेसिटी है कितनी, वो कौन बताता है, UIBC। UIBC का फार्मूला क्या है, UIBC को हम फाउंड कैसे करते हैं, इसके लिए कोई टेस्ट तो हम करते नहीं हैं। टेस्ट बेसिकली वही जो हमने टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के लिए किया और आयरन लेवल के लिए किया। तो इसको हम फाउंड कैसे करेंगे, इनिशियल आयरन एडिट करेंगे हम और माइनस कर देंगे अनबाउंड आयरन के साथ। इनिशियल आयरन जो हमने एडिट किया वो क्या था, बाउंड आयरन। जो पीछे बाकी बच गया था वो अनबाउंड आयरन था, उसमें से वो माइनस हो जाएगा, तो क्या निकल आएगा, अनबाउंड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी UIBC। और अगर हमने TIBC निकालनी है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो उसका फार्मूला है UIBC अनबाउंड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी प्लस सीरम आयरन। सीरम आयरन हमने सबसे पहले फाउंड करना है। सबसे पहले सीरम आयरन को फाइंड किया। सीरम आयरन को फाइंड करने के बाद हमने टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को फाइंड किया और उसी से हमने क्या निकाला, अनबाउंड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब हम बात करेंगे परसेंटेज सैचुरेशन की। परसेंटेज सैचुरेशन इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द बॉडीज़ आयरन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इज़ बीइंग यूज्ड। ये हमें परसेंटेज सैचुरेशन क्या बताती है कि आयरन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जो है, ट्रांसपेरेंट की जो कैपेसिटी है आयरन ट्रांसपोर्ट करने की, वो कितनी यूज़ हो चुकी है। यानी कि 100% थी तो 100% में से कितने परसेंट यूज़ हो चुकी है। इन नॉर्मल इंडिविजुअल आम तौर पर जो होता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट अबाउट 20% टू 40% सैचुरेटेड होती है विद आयरन के साथ। तो 20% से 40% तक अगर हमारी वैल्यूज़ आती है परसेंटेज सैचुरेशन में, तो वो क्या है, नॉर्मल वैल्यू कंसिडर की जाएगी। अगर इससे बिलो आएगी तो इसका मतलब कि कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर है हमारी आयरन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी के अंदर, और अगर इससे ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये कोई डिज़ीज़ हमें है जिसकी वजह से आयरन की जो ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा यूज़ हो गई है। तो इसको इस्तेमाल करने का या यूज़ करने का जो है, फाइंड करने का फार्मूला क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन इज़ इक्वल टू सीरम आयरन डिवाइडेड बाय TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सबसे पहले हमने सीरम आयरन भी फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी फाइंड कर ली। सीरम आयरन डिवाइडेड बाय TIBC करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज सैचुरेशन को। परसेंटेज जो भी होती है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 से ही फाइंड किया जाता है। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन है जो क्या करती है, आयरन को बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करवाती है। ट्रांसपेरेंट मयर्ड यूजिंग इम्यूनोकेमिकल मेथड्स। ट्रांसपेरेंट को हम मयर कैसे करते हैं, इम्यूनोकेमिकल मेथड्स के थ्रू, जैसे कि नेफ्लोमेट्री, टर्बिडोमेट्री, इनके थ्रू हम ट्रांसपेरेंट को मयर कर सकते हैं। इंक्रीजेज इन आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर, तो जो स्टोर फॉर्म में आयरन था वो ऑब्वियसली जो है वो स्टोर फॉर्म से निकल कर ट्रांसफ़र होगा। जहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो स्टोरी फॉर्म में था आयरन स्प्लीन, आयरन जो था वो स्टोर था स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर के अंदर। वो वहाँ से निकलेगा किसके थ्रू, ट्रांसपेरेंट के थ्रू। ट्रांसपेरेंट उसको बाउंड करके लेके जाएगी और
ब्लड के अंदर सर्कुलेशन उसकी करवा देगी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। डिक्रीजेज इन आयरन ओवरलोड, और अगर बॉडी में आयरन ओवरलोड हो गया है, हीमोक्रोमाटोसिस हो गई है, या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया है, मैलिग्नेंसीज यानी कि कैंसर वगैरह हो गया है, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रही है, तो जो है वो आयरन ओवरलोड हो गया है, तो उस केस में ट्रांसपेरेंट का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को आयरन की ज़रूरत नहीं रही, तो बॉडी के अंदर आयरन की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी जाएगी। प्राइमरली यूज टू मोनीटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे? आयरन डेफिशिएंसीज वगैरह, आयरन ओवरलोड वगैरह। इट इज़ अ नेगेटिव एक्यूट फेज़ प्रोटीन। ये ट्रांसपेरेंट जो है ये नेगेटिव एक्यूट फेज़ प्रोटीन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो जाती है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है तो उस केस में जो है ट्रांसपेरेंट वो डिक्रीज़ हो जाती है। आयरन प्रोफाइल जो होती है, सबसे पहले उसके अंदर हमने फाइंड किया सीरम आयरन लेवल, उसके बाद हमने फाइंड किया TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और UIBC अनबाउंड आयरन कैपेसिटी। उसके बाद हमने जो है फाइंड किया था परसेंटेज सैचुरेशन को। उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंट का लेवल देखा, और अब हम बात करेंगे फेरेटिन की। ये लास्ट यानी कि पैरामीटर है आयरन प्रोफाइल का। फेरेटिन क्या है? फेरेटिन भी एक प्रोटीन है जो क्या करवाती है? आयरन की स्टोर करवाती है, आयरन की स्टोरेज करवाती है। आयरन की स्टोरेज कहाँ कहाँ करवाती है? लीवर के अंदर करवाएगी, बोन मैरो के अंदर करवाएगी, स्प्लीन के अंदर करवाएगी। 30% आयरन की स्टोरेज यहाँ पर होगी, जो 70% आयरन है वो हीमोग्लोबिन के अंदर स्टोर होगा और मायोग्लोबिन के अंदर। मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर होती है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है। फेरेटिन मयर्ड यूजिंग, फेरेटिन को हम मयर कर सकते हैं बाय यूजिंग IRMA टेक्निक, इलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और कैमिलुमिनेसेंट टेक्निक। कैमिलुमिनेसेंट टेक्निक और इलाइजा जो टेक्निक है, इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर पहले ही पड़ी हैं। अगर आप देखनी हो तो इन टेक्निक्स को आप देख सकते हैं, इनका ओवरव्यू कर सकते हैं। टेस्टिंग किट्स आर अवेलेबल फॉर मैनुअल और ऑटोमेटेड यूज़। डिक्रीज़ इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फेरेटिन जो होती है वो कब डिक्रीज़ होगी? ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जब होगा, आयरन लेवल बॉडी में कम होगा, आयरन की स्टोरेज कम होगी, तो फेरेटिन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। फेरेटिन का काम था आयरन की स्टोरेज करवाना। जब आयरन की स्टोरेज ही नहीं है, जब आयरन ही नहीं है बॉडी के अंदर, डेफिशिएंसी है, तो फिर फेरेटिन भी कम हो जाएगी। इंक्रीजेज इन आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड के केस में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसने आयरन को स्टोर करना होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट नहीं करवाना होता, स्टोरेज करते जाना है इसने आयरन की। हीमोक्रोमेटोसिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? बेसिकली लीवर का जो इन्फेक्शन होता है, यानी कि लीवर का कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर के ऊपर, हेपेटाइटिस की, मान लो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। टाइटस का वर्ड जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हैपा का मतलब क्या था? लीवर। टाइटस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज़ आल्सो नोन एज हेपाटाइटिस। अब हम बात करेंगे आयरन पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, यानी कि डिज़ीज़ की जब होगी तो क्या क्या पैरामीटर्स पर इफ़ेक्ट आएंगे हैं आयरन प्रोफाइल में। अगर आयरन डेफिशिएंसी हो गई है तो सीरम आयरन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा? आयरन की डेफिशिएंसी है तो बॉडी के अंदर आयरन ही कम है, तो सीरम आयरन ने डिक्रीज़ होना है। ट्रांसपेरेंट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बॉडी को आयरन चाहिए, तो स्टोर फॉर्म में जो आयरन था वो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। फेरेटिन डिक्रीज़ हो जाएगी, स्टोरेज फॉर्म वाला आयरन तो ट्रांसपेरेंट ले गया। परसेंटेज सैचुरेशन वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आयरन ओवरडोज हो गया है या मैलिग्नेंसी हो गई है, मैलिग्नेंसी बेसिकली कैंसर है, कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ हो रही होती है, तो उनके अंदर क्या होगा? आयरन लोड हो गया तो, या ओवरडोज हो गया, उसमें सीरम आयरन इंक्रीज़ होगा, ट्रांसपेरेंट कम हो जाएगी, फेरेटिन इंक्रीज़ होगी, परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज़ होगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम होगी। मैलिग्नेंसी में सीरम आयरन कम हो जाएगा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो रही होती है, तो सेल रप्चर जो हो रहे होते हैं, RBC रप्चर हो रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंट जो होती है वो भी कम हो जाती है, फेरेटिन इंक्रीज़ हो जाती है, परसेंट सैचुरेशन डिक्रीज़ हो जाती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर लास्ट वन पैथोलॉजिकल आयरन कंडीशन जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर हो जाता है, नॉट एक्यूट इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या होगा? आयरन, सीरम आयरन जो है वो बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, उसका लेवल। ट्रांसपेरेंट का लेवल कम हो जाएगा, फेरेटिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा,
परसेंट सैचुरेशन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ये इंक्रीज़ क्यों होगा और डिक्रीज़ क्यों होगा, ये सारा हमने पीछे वीडियो में बताया है कि क्यों और कैसे कैसे होता है। ये आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे कि इंक्रीज़ क्यों हुआ है, यहाँ पर आयरन डिक्रीज़ क्यों हुआ है, यहाँ पर आयरन इंक्रीज़ क्यों हुआ है। अब आयरन डेफिशिएंसी थी तो आयरन डिक्रीज़ क्यों हुआ, आयरन डेफिशिएंसी जो ट्रांसपेरेंट ही क्यों इंक्रीज़ हुआ, फेरेटिन क्यों डिक्रीज़ हुआ। इन सब आपने आंसर्स कमेंट में ज़रूर बताने हैं अगर आपको समझ आई है। ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू आयरन मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे लर्निंग, स्टे इंस्पायर्ड। MLT वाइब्स विद फा। अल्लाह हाफिज़।